बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन पर एक लड़का टिकट काउंटर पर खड़ा था। उसने देवरिया का टिकट मांगा, लेकिन जब उसे पता चला कि टिकट 90 रुपए का है और उसकी जेब में सिर्फ 40 रुपए हैं, तो वह बुरी तरीके से वहां पे निराश हो जाता है। 50 रुपए की कमी उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई। वे प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर जाकर बैठ गया और पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर अब क्या करे। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। उसके मन में यह विचार भी आ रहा था कि वे वेल्डिंग का काम या जेसीबी चलाने का काम शुरू कर दे, क्योंकि उसे दोनों काम अच्छी तरीके से आते थे। लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी पढ़ाई और अपने सपनों की भी चिंता थी। अगले दिन वह अपने कमरे पे पहुंचा और अपने दोस्त से सारी परेशानी साझा की। दोस्त ने उसे हिम्मत दी और कोई रास्ता निकालने पर भरोसा दिलाया। तभी मकान मालिक ने अपने बेटे को पढ़ाने के बदले किराया माफ करने का प्रस्ताव दे दिया। लड़के ने पढ़ाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसकी पढ़ाने की कला की चर्चा आसपास फैल गई। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और एक बच्चे से शुरू हुआ ये सफर हजारों, लाखों और फिर करोड़ों छात्रों तक पहुंच गया। वही लड़का आगे चलकर खान सर के नाम से मशहूर हुआ। आज उनकी पहचान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोग उन्हें जानते हैं। हालांकि फिलहाल खान सर कई विवादों को लेकर चर्चा में हैं। आखिर एक साधारण संघर्षशील युवक से देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में शामिल होने तक का उनका सफर कैसा रहा और आज वे किन किन विवादों में कैसे घिर गए हैं, यही आज हम इस पूरे वीडियो में समझने और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये शुरू होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से। देवरिया की सलेमपुर तहसील के नवलपुर गांव में एक खान परिवार रहता था। अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए यह परिवार देवरिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर भटपार रानी के मालवीय नगर में आकर बस गया। परिवार के मुखिया बशीर खान थे, जिनके 3 बेटे थे। बेहतर भविष्य की तलाश में बशीर खान खाड़ी देश कमाने के लिए चले गए, जबकि उनकी पत्नी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देती रही। परिवार के सबसे बड़े बेटे का दाखिला परमार मिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया गया। वे पढ़ाई में होशियार था, लेकिन अंग्रेजी भाषा उसके लिए चुनौती थी, इसलिए उसे दूसरों से अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। 8वीं के बाद उसने सीबीएसई बोर्ड छोड़कर यूपी बोर्ड से हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे इलाहाबाद चले गए, जहां उसने स्नातक, बीएससी, एमएससी और ज्योग्राफी में एमए की पढ़ाई पूरी की। उनका सपना था कि वे फौज में जाए। उसने एनडीए की परीक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन मेडिकल टेस्ट में हाथों की बनावट के कारण अनफिट घोषित कर दिए जाते हैं। इस तरह उनका फौजी बनने का सपना टूट जाता है। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और पढ़ाई जारी रखी। कुछ समय बाद वे पटना पहुंचे, जहां उनके दोस्त सोनू, पवन और हेमंत बने। आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी और उसे लगने लगा कि अब गांव लौटकर जेसीबी चलाने या वेल्डिंग का काम करने में ही भलाई है। तभी उसके दोस्त हेमंत ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वे उसके लिए होम ट्यूशन का इंतजाम करेगा। हेमंत की यही सलाह आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। मकान मालिक के बेटे को पढ़ाने से शुरू हुआ यह सफर जल्द ही एक बड़े बदलाव की कहानी बनने वाला था। मकान मालिक का बेटा पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं लेता था, लेकिन जब उसे पढ़ाया गया तो कुछ ही दिनों में उसके अंदर बदलाव दिखाई देने लगे। उसे पढ़ाई समझ आने लगी और वे गंभीरता से पढ़ने लगा। यह देखकर मकान मालिक काफी प्रभावित हुआ। उन्होंने आसपास के लोगों को बताया कि एक ऐसे मास्टर जी हैं जो बहुत आसान और प्रभावी तरीके से पढ़ाते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी उनके पास पढ़ने आने लगे। शुरुआत में केवल कुछ बच्चों को पढ़ाने वाले इस युवा शिक्षक के पास छात्रों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। 1 महीना, 2 महीना और फिर 3 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। इसी दौरान उन्होंने महसूस किया कि अगर अलग अलग बच्चों को पढ़ाने के बजाय एक कोचिंग सेंटर शुरू किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लोगों के बीच में उनके पढ़ाने के तरीके की चर्चा होने लगी थी। हर कोई यही कहता था कि उनके समझाने का तरीका बेहद शानदार है। इसी विश्वास के साथ उन्होंने खान जीएस रिसर्च सेंटर की शुरुआत की। उस समय उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी और दाढ़ी मूछ तक ठीक से आई भी नहीं थी। शुरुआत में उनके पास केवल 6 छात्र थे। कई लोगों को लगता था कि इतनी कम उम्र का लड़का आखिर क्या पढ़ा लेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी
अब लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि कहां पढ़ रहे हो, तो जवाब मिलता था कि खान सर के पास पढ़ना है। धीरे धीरे ये युवक खान सर के नाम से मशहूर होने लगा। उनकी असली पहचान, परिवार या गांव के बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। हर कोई उन्हें सिर्फ खान सर के नाम से पहचानने लगा था। इसी दौरान यूट्यूब का दौर शुरू हुआ। उन्होंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और पढ़ाई से जुड़े वीडियोस अपलोड करने शुरू किए। वे खुद ही वीडियो बनाते, एडिट करते और अपलोड करते थे। धीरे धीरे उनके वीडियो वायरल होने लगे। लोगों ने उनके वीडियो के छोटे छोटे क्लिप बनाकर अलग अलग चैनल पर शेयर करना शुरू कर दिया। मजेदार बात यह थी कि उनके वीडियो उनके अपने चैनल से ज्यादा दूसरे चैनलों पर वायरल होने लगी। इन्हीं क्लिप्स के जरिए लाखों छात्र उनके मूल चैनल तक पहुंचने लगे। साल 2019 से शुरू हुआ यह सफर 2021 तक पहुंचते पहुंचते एक नई ऊंचाई तक पहुंच गया। अप्रैल 2021 तक उनके यूट्यूब चैनल पर लगभग 94 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। इसी दौरान फ्रांस और पाकिस्तान के संबंधों पर बनाया गया उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद लोग उनकी पहचान को लेकर चर्चा करने लगे। कोई उन्हें हिंदू बताता था तो कोई उन्हें मुसलमान कहता था। कुछ लोग उनके असली नाम की तलाश में जुट गए थे। हालांकि उनकी सही पहचान को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही थी। महज 3 दिनों में उनके चैनल पर 1.5 से 2 मिलियन नए सब्सक्राइबर जुड़ गए थे। अब वे सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं थे। अखबारों, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा तेजी से हो रही थी। उन्हें क्रिकेट और बॉलीवुड में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषयों पर वो खुलकर अपनी राय रखते थे। चाहे मामला बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, दिल्ली का हो, महाराष्ट्र का हो या पश्चिम बंगाल का हो, अगर छात्र से जुड़ा कोई मुद्दा होता था तो वे उस पर जरूर बोलते थे। इसी कारण उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई और वे देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में शामिल हो गए। इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान खान सर एक घटना का जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि एक बच्ची उनके पास आई और उनसे कहा कि सर, मेरा जो बैच है उसे सुबह कर दीजिए, मुझे शाम में थोड़ी दिक्कत होती है। खान सर ने पूछा कि बेटा, ऐसी क्या जरूरत है? तब उस बच्ची ने बताया कि उसे शाम के समय एक घर में काम करने जाना पड़ता है, वहां उसे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। इसी वजह से उसे पढ़ाई में परेशानी होती है। अगर उसका बैच सुबह हो जाए तो वे अपने हिसाब से काम भी कर पाएगी और पढ़ाई भी पूरी कर पाएगी। जैसे ही खान सर ने ये बात सुनी, वे भावुक हो गए। उन्हें अपना संघर्ष याद आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर बच्चों के साथ इतनी दिक्कत है तो उन्हें हर संभव मदद करनी जरूरी है। इसके बाद उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर की फीस का दायरा काफी हद तक कम कर दिया। फीस कम करने के बाद उन्होंने बच्चों के साथ रहना और उनके संघर्षों को और करीब से समझना शुरू कर दिया, क्योंकि ये खुद भी उसी दौर से गुजर चुके थे। एक समय ऐसा था जब टिकट खरीदने के लिए उनके पास 50 रुपए की कमी पड़ जाती थी। ऐसी स्थिति में वे बच्चे से ज्यादा फीस कैसे ले सकते थे? हालांकि यूट्यूब अच्छा चल रहा था, यूट्यूब से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी, लेकिन इसी बीच उनके ऊपर एक FIR भी दर्ज हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने छात्रों को भड़काया था। बताया जाता है कि किसी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और उसके बाद जो हंगामा हुआ उसमें उनका नाम भी सामने आने लगा। उन पर भी कुछ आरोप लगाए गए। हालांकि इन विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। एक तरफ उन्होंने ऐसा कोचिंग सेंटर तैयार किया था जहां गरीब बच्चों को बहुत कम पैसों में शिक्षा मिल सके और वे कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इसी दौरान उन्होंने एक अस्पताल की नींव रखने का विचार भी अपने मन में रख लिया था। समय के साथ उनकी पहचान इतनी बढ़ गई कि उन्हें अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में इनवाइट किया गया। इसके बाद तो उनकी पहचान और भी ज्यादा व्यापक हो गई। अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले हिंदी भाषी लोग भी उन्हें जानने और पहचानने लगे। इसके बाद उन्हें कपिल शर्मा शो में भी बुलाया गया। संदीप माहेश्वरी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर भी उन्हें अपने मंच पर आमंत्रित किए। राज शमानी, जो अपने लोकप्रिय पॉडकास्ट के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी खान सर का इंटरव्यू किया। वहीं लल्लन टॉप में काम करने वाले मशहूर पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने भी उनका इंटरव्यू लिया। इसके अलावा बड़ी संख्याओं में यूट्यूबर्स, न्यूज चैनल और अखबार वाले खान सर की तारीफ करते नहीं थकते थे। उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या 25 मिलियन प्लस तक पहुंच गई और उनका कद तथा प्रभाव लगातार बढ़ता चला गया। इधर उनका प्रभाव बढ़ रहा था और उधर एक नया विवाद सामने आ रहा था।
वर्ष 2026 में जब नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें सामने आई, तब खान सर ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने इस विषय पर बयान दिए और लगातार छात्रों के हित में अपनी बात रखते रहे। राजनीति पर बोलना और छात्रों के हिस्सों से जुड़े मुद्दों को उठाना उनकी आदत का हिस्सा था। दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उनके इस्तीफे की मांग लगातार उठने लगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई ऑनलाइन शिक्षक और शिक्षिकाएं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसी बीच मई 2026 का महीना आता है और तारीख होती है 29 मई 2026। आज तक की मशहूर पत्रकार अंजना ओम कश्यप द्वारा शिक्षकों को लेकर की गई कुछ टिप्पणियां चर्चा में आ जाती है। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी बातों के दौरान कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें लेकर ऑनलाइन शिक्षकों में नाराजगी फैल गई। जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, कई ऑनलाइन शिक्षकों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया देते समय विभिन्न प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल यहाँ पे कई शिक्षकों के द्वारा किया गया। सोशल मीडिया पर वे विवाद भी तेजी से फैलने लगा। इसी दौरान दो मुद्दे समांतर रूप से चल रहे थे। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़ी चर्चाएं थी, जबकि दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था और नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी। बताया गया कि 6 जून 2026 को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठने की योजना बनाई गई थी। इसी बीच नीट परीक्षा से जुड़े 20 लाख से अधिक छात्र छात्राएं भी अपनी मांगों को लेकर मुखर होने लगे। माहौल लगातार गर्माता चला गया। इसी विवाद के बीच अंजना ओम कश्यप और उनके मीडिया समूह की ओर से 4 जून 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया गया। वहां एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में खान सर सहित 8 शिक्षकों को पक्षकार बनाया गया। इनमें अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया, मनीष यादव और 4 PM न्यूज से जुड़े लोगों का नाम भी शामिल बताया गया। साथ ही गूगल, मेटा और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म को भी पक्षकार बनाया गया। याचिका में मांग की गई कि अंजना ओम कश्यप से जुड़े जिन वीडियो और कंटेंट को आपत्तिजनक बताया गया है, उन्हें हटाया जाए। इसके अलावा उनकी प्रतिष्ठा और पेशेवर पहचान की हुई कथित नुकसान के बदले उचित मुआवजे की मांग भी की गई। यहीं से विवाद का दायरा और बढ़ने लगा और मामला अदालत तक पहुंच गया। जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचता है, तब एक तरफ ये कानूनी विवाद चल रहा था और दूसरी तरफ एक नया घटनाक्रम सामने आ जाता है। बिहार के पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के पास 2 जून 2026 की रात को एक घटना होती है। बताया जाता है कि उस समय खान सर अपने उन छात्रों को सम्मानित कर रहे थे जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया था। वे छात्रों के साथ समय बिता रहे थे और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर तोड़फाड़ शुरू कर देते हैं। तोड़फाड़ के बाद हंगामा होता है, हमला होता है और गोलियां चलने की भी बात सामने आती है। जब इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है, तो पुलिस जांच यहां पे शुरू करती है और FIR दर्ज कर लेती है। दूसरी तरफ से भी शिकायतें सामने आती है। जांच के दौरान विभिन्न पक्षों की बातें सामने आने लगती है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि खान सर के वहां पे मौजूद जो गार्ड था, वो हवाई फायरिंग भी करते हैं खुद के बचाव में। खान सर की ओर से यह भी कहा जाता है कि जो भी गोली चली थी, वे आत्मरक्षा के लिए चलाई गई थी। हालांकि पूरे मामले की जांच पुलिस और संबंधित एजेंसियां द्वारा की जा रही है। इधर जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, नीट परीक्षा का विवाद और दूसरी तरफ ये नया विवाद, इन सभी मुद्दों की वजह से सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में लगातार चर्चाएं हो रही थी। कई मुद्दे एक साथ ट्रेंड कर रहे थे और लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। उधर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर भी सुनवाई शुरू हो जाती है। कोर्ट मामले की सुनवाई करता है और जिन लोगों को पक्षकार बनाया गया था, उन सभी को नोटिस जारी किया जाता है। उनमें खान सर, अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया, मनीष यादव, 4 PM न्यूज, गूगल, मेटा, एक्स और अन्य संबंधित पक्ष शामिल थे। कोर्ट सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देता है। अदालत की ओर से यह भी स्पष्ट किया जाता है कि फिलहाल किसी कंटेंट को हटाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद इस मामले की अगली तारीख 17 जून 2026 निर्धारित की जाती है। 17 जून 2026 को सभी पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद हाई कोर्ट ये तय करेगा कि संबंधित कंटेंट हटाया जाना चाहिए या नहीं और क्या मानहानि के संबंध में मांगे गए मुआवजे पर
कोई निर्णय लिया जाना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ पटना में 2 जून 2026 को हुए विवाद की लगातार चर्चा चल रही थी। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। कई लोगों का कहना था कि ये 2 कोचिंग संस्थाओं के बीच का विवाद था, जबकि कुछ लोगों ने इसे अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश की। इसी दौरान एक और बात यहाँ पे चर्चा का विषय बन जाती है। लंबे समय से लोग उन्हें खान सर के नाम से जानते थे, पहचानते थे, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति हो, कपिल शर्मा का शो हो, बड़े बड़े पत्रकारों के इंटरव्यू हो या यूट्यूब की दुनिया हो, हर जगह उन्हें खान सर के नाम से ही संबोधित किया जाता था। लेकिन इस विवाद के दौरान कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें खान सर के बजाय फैजल खान कहकर संबोधित किया जाने लगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कई लोगों ने कहा कि मुद्दा जो है वो 2 कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद का था, लेकिन उसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन सभी चर्चाओं और विवादों के बीच अदालत से खान सर को राहत मिलने की खबर सामने आ रही है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाती है। मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा चल रही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अदालत द्वारा राहत दिए जाने के बाद स्थिति कुछ अलग हो जाती है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून 2026 को निर्धारित की जाती है। 20 जून 2026 को होने वाली सुनवाई के बाद ही ये तय हो सकेगा कि आगे इस मामले में क्या निर्णय लिया जाना है और जो संबोधित पक्ष हैं यहाँ पे उनके साथ क्या होने वाला है। इसी प्रकार अंजना ओम कश्यप द्वारा दायर मानहानि और कंटेंट हटाने से जुड़े मामले का भविष्य भी अदालत के निर्णय पर ही निर्भर करता है। आगे क्या होगा ये समय और न्याय प्रक्रिया ही तय करने वाली है। लेकिन इन सभी विवादों और चर्चाओं से अलग यदि हम इस पूरी कहानी को देखें तो यहाँ पे एक बात साफ साफ दिखाई देती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कभी घर जाने के लिए टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जिसने संघर्ष के बीच अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसने होम ट्यूशन से शुरुआत की, जिसने एक एक छात्र को पढ़ाते हुए अपना रास्ता बनाया, वही व्यक्ति आगे चलकर करोड़ों छात्रों की प्रेरणा बन गया। आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी करोड़ों लोग उन्हें जानते हैं और पहचानते हैं। ना जाने कितने गरीब बच्चों की मदद उन्होंने की होगी और कितने छात्रों को आगे बढ़ने की उन्होंने प्रेरणा दी होगी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना और सचेत करना है। आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।